नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। अगर ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो उत्तर प्रदेश में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जो बिल्कुल सही बात है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इससे पहले लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल जी ने ही तैयार किया था। तो ड्राफ्ट की बड़ी बातें, इन पर भी एक नजर डालिए। 2 से अधिक बच्चों के पेरेंट्स को सरकारी नौकरी नहीं, स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक की युवतियों पर एक्ट लागू होगा। कानून लागू होने के बाद अगर किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं, ये अगर मसला सामने आता है तो यहां भी वो कानून के दायरे में नहीं होगी। ये बड़ी बातें हैं जिन पर आप निगाह डालिए, और ये करने वाला उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बेशक प्रतीत होता है ऐसा करने वाला। तो ये लगातार ड्राफ्ट की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर, संबंधित पाठ्यक्रम जो हैं वो भी उस पर भी तवज्जो होगी। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र भी देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये जबरदस्त बात है सर, बड़ा कानून, बड़ी बात। तो योगी जी का एक और जबरदस्त इस पर फैसला। बीजेपी का ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका एक और ताजा उदाहरण यह है कि 37 साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई को पार्टी ने तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया है। अन्नामलाई ने कुछ अरसा पहले ही राजनीति में प्रवेश के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़ दी है। 37 साल की उम्र में आईपीएस की नौकरी छोड़ दी है अन्नामलाई सर ने। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिल चुका है। बीजेपी के टिकट से 2018 में कलेक्टर से इस्तीफा देकर कलेक्टर पद पर रहे ओपी चौधरी ने, जो आईपीएस रहे, युवा आईएएस, उन्होंने भी राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए राजनीति में प्रवेश किया और आईएएस को अलविदा कहा। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन मजबूती से डटे हैं और संगठन में अच्छी भूमिका में है। अब तमिलनाडु में 37 साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई चर्चा में है। अन्नामलाई सबसे कम उम्र के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं। पार्टी में शामिल होने के लिए 1 साल के भीतर ही पार्टी में जब वो शामिल हुए, यानी बीजेपी में शामिल हुए, ऐसी किस्मत भी कमी होती है कि सिर्फ 1 साल के भीतर बीजेपी में आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय कर लिया। वे तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र में करूर जिले के रहने वाले हैं। उनका परिवार खेती किसानी से जुड़ा है और वे प्रभावशाली, तमिलनाडु का जो प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल एक समुदाय माना जाता है, गौंडर, उससे आते हैं। आइए अब आपको कुछ और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बता दें जो बीजेपी से जुड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, ये बिहार से हैं। पूर्व आईएफएस हरदीप पुरी, पूर्व आईएएस अर्जुन राम मेघवाल, ये राजस्थान से हैं। पूर्व मंत्री सतपाल सिंह, ये यूपी से हैं। और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, ये छत्तीसगढ़ से हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ राजनेता जो हैं, और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, वो भी आईएएस छोड़कर राजनीति में आए थे। और मध्य प्रदेश में भी आईएएस और आईपीएस का आना राजनीति में जारी रहा है। अब बात मध्य प्रदेश की सियासत की। एमपी में सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे के बाद अब कमलनाथ के दौरे भी देखने को मिल सकते हैं। खुद कमलनाथ ने ऐलान किया है। क्या है इसके मायने, देख लीजिए पूरी रिपोर्ट। सिंधिया के बाद कमलनाथ का दौरा, पूरे एमपी का दौरा करेंगे कमलनाथ।
उपचुनाव की तैयारियों का बना खाका। कोरोना में कांग्रेस ढूंढ रही मौका। सर आप पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे सर? पूरे स्टेट का दौरा करने वाले हैं? मैं करूंगा। मैं 11 दिन अस्पताल में था। मुझे निमोनिया हो गया था। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। सर पूरे स्टेट का दौरा करेंगे? पूरे स्टेट का दौरा कर रहा हूँ। तंदुरुस्त होकर लौटते ही कमलनाथ मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। अब वो पूरे प्रदेश का दौरा भी करेंगे, कांग्रेस के अंदरूनी नब्ज को भी टटोलेंगे और आगामी उपचुनाव की तैयारियों की रणनीति भी बनाएंगे। सर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और मैंने सबसे चर्चाएं कर रहे हैं। सर प्रत्याशियों का ऐलान कब तक हो जाएगा? क्या तारीखों के बाद होगा कि ये हम अपने आप जांच कर रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार जो चाहता है कि अंत में। सर कल भी आपने बैठक ली सर विधायकों के साथ? मैं तो रोज ले रहा हूँ, आज भी ले रहा हूँ। सर 2023 में क्या कांग्रेस आ रही थी? मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले साथ देगी सच्चाई का। अब इसे संयोग कहें या रणनीति कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे के बाद होंगे। सिंधिया ग्वालियर, चंबल और मालवा का दौरा कर चुके हैं। वैसे बीजेपी अपनी जंबो कार्य समिति की पहली बैठक भी कर चुकी है, जिसमें निशाने पर कांग्रेस, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे। अब जब कमलनाथ सक्रिय हो गए हैं तो फिर से बीजेपी क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए। तो उनको आश्वस्त करा किसने? कांग्रेस ही ने, अजय सिंह जी ने किया, अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने किया, उधर गोविंद सिंह जी ने किया। जो कांग्रेस के नेता हैं वही उनको बीमार बताते हैं। हमने तो उनका कोई मेडिकल फिटनेस मांगा नहीं। हमारी तरफ से वो पूरे प्रदेश का, देश का दौरा करें। जानकारों की माने तो प्रदेश में फिलहाल सक्रियता के मामले में बीजेपी से कांग्रेस पीछे ही मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जंबो कार्य समिति की बैठक में जिस तेवर में पार्टी दिखी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं देने वाली। अब इसकी वजह दमोह उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार भी हो सकती है। वैसे कई लोग इस जीत हार को कोरोना इफेक्ट से भी जोड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस कोरोना में मौका देख रही है और क्या उसकी सक्रियता की सफलता कोरोना पर निर्भर करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उज्जैन के युवाओं के लिए जल्द ही शहर में रोजगार के बड़े अवसर खुल सकते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में पहली बार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के साथ साथ गुजरात और राजस्थान के उद्योगपति भी शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और कलेक्टर आशीष सिंह ने उद्योगपतियों को शहर में उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का पूरा भरोसा दिलाया। कई उद्योगपतियों ने उज्जैन में उद्योग लगाने की मंशा भी जाहिर की। उज्जैन में 114 हेक्टेयर जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित है। तो ये बड़ी खबर है सर। उज्जैन में खुलेंगे लघु और बड़े उद्योग, तो क्या उज्जैन एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनेगा उद्योगों के लिए? काफ़ी संख्या में उद्योगपति उज्जैन में इंटरेस्ट रख रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क, रेलवे सारे कनेक्टिविटी है। इस आधार पर काफ़ी इंडस्ट्रियों को उज्जैन में आकर के रोजगार के संभावना तलाशने की दृष्टि से भी, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक बड़ी उद्योग की वो आधारशिला रखने वाले हैं। इसके 15 दिन बाद एक बड़ी इंडस्ट्री सेकेंड लाट में आ रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि उज्जैन का जो प्राचीन गौरव था वो पुनर्स्थापित होगा। इसी प्रकार से लोगों को रोजगार मिलेगा और उद्योगीकरण होगा। सभी दूर से उद्योगपति आए हैं देश से और वो यहाँ पे उद्योग लगाना में इंटरेस्टेड हैं और मेरे साथ भी खड़े हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है तो जैसा ग्रेसिम का तो ऑलरेडी है ही, उनको ज़मीन का इशू था, वो ज़मीन का इशू सॉर्ट आउट होता है तो कम से कम हमारे यहाँ वो 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनकी सहमति है। वही मुख्यमंत्री जी से भी उनकी मैंने बैठक करा दी है, बहुत जल्दी पॉजिटिव निर्णय आ जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय महिला क्रिकेटर के सुपर कैच के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने हरलीन देओल को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर तारीफ भी की है। दरअसल भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड टीम के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में मेजबान टीम ने भारत को 18 रन से मात दी, लेकिन इस मैच का एक कैच मोमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बन गया है। इसका एक जो कैच का मोमेंट है, जो वो पूरा एक आप कह सकते हैं कि एक घटना जो घटती है मैच में,
वो बहुत दिलचस्प बनकर ट्रेंडिंग हो गई है। भारत की हरलीन देओल के कैच ने मैच के दौरान सबका दिल जीत लिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से उन्होंने एक तरह से एक उड़ान सी भरते हुए ये कैच पकड़ा। उन्होंने हवा में छलांग लगाई, पहले बाउंड्री रोप उनके बेहद करीब थी, ऐसे में हरलिन ने गेंद को हवा में, जैसा कि ट्रेंड होता है, बाउंड्री के भीतर की तरफ उन्होंने उछाला क्योंकि वो बाउंड्री के बाहर जा रही थी और खुद बाउंड्री के बाहर स्वाभाविक तौर से उनकी लैंडिंग हुई। इसके बाद उन्होंने बाउंड्री के अंदर हवा में गोता लगाते हुए कैच लपक लिया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इसे कैच ऑफ द ईयर बताया है। हरलिन के इस कैच ने न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों से भी ताली बटोरी है और सब ने इसको बहुत सराहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि ये करके उन्होंने धकेला। ये तीनों शॉट आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस युवा खिलाड़ी ने ये कमाल करके दिखाया। अब खबर ज़िंदगी से जुड़ी हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। अब वैक्सीनेशन भ्रांतियों से निकलकर, संदेह से निकलकर हकीकत की ज़मीन पर है और अब ये बेकरारी और बेचैनी तक पहुंच गया है। लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके बस वैक्सीन लग जाए। इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि लोगों का न सिर्फ अब नज़रिया बदला है, और मध्य प्रदेश तो इसका प्रमाण है, हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि लोग इसे संजीवनी बूटी मानकर लगवाने के लिए जागरूक भी हुए। लिहाजा प्रदेश में वैक्सीनेशन ने ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार यानी आज ही पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 6,23,242 डोज लगाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन राजधानी भोपाल में हुआ, जहां 56,789 डोज लगाए गए। लेकिन आर्थिक राजधानी इंदौर वैक्सीनेशन में शनिवार को कुछ कमज़ोर दिखा। यहाँ शनिवार को 1,629 डोज ही लगे। ग्वालियर आज इंदौर से भी आगे निकल गया, जहां 2,504 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। वहीं शनिवार को प्रदेश में 6,48,000 टीके लगाने का लक्ष्य था, जिसमें 6,23,242 डोज लगा लिए गए। यानी काफ़ी हद तक आप एक तरह से कह सकते हैं कि लक्ष्य को अचीव करने के आसपास ही हम पहुंच गए। तो बहुत अच्छी बात है। बधाई उन तमाम लोगों को जो इस अभियान से जुड़े हैं और पूरी ताकत से इस अभियान में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल में भी रूसी स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो गई है। शुक्रवार से भोपाल के मिसरौद के एक निजी हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की गई है। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्लॉट बुकिंग आपको करानी होगी इसके लिए। उसके बाद तय समय पर आपको हॉस्पिटल पहुंचना होगा। ये जो मिसरौद में हॉस्पिटल है, 1145 रुपये जमा करने होंगे आपको वैक्सीन के लिए, स्पुतनिक ये जो वैक्सीन है इसके लिए। और वैक्सीन की दूसरी डोज आपको 21 दिन के बाद आप लगवा सकते हैं और उसके लिए भी 1145 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यानी कुल मिला के 2290 का मसला होगा अगर मेरा गणित ठीक है तो। और ये जो हॉस्पिटल है इस प्राइवेट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि 9 जुलाई को 94 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शनिवार को 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। इसके अलावा हॉस्पिटल के पास करीब करीब 120 डोज बाकी है। डॉक्टर विश्वेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्पुतनिक वैक्सीन लगाने वाले लोगों ने ये कहा है कि उनको कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी आसानी से उपलब्ध हो रही थी, लेकिन वो स्पुतनिक का इंतज़ार कर रहे थे। अब ये तो बायर्स वर्ड है सर, जो खरीदना चाहता है वो खरीदने के लिए भी तैयार है। के लिए कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा के आना होता है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हमारे पास हमने एक डेडिकेटेड अपना एक काउंटर बना के रखा है, जो पर्टिकुलरली अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही, दुविधा हो रही है, तो उनके लिए हमने सेंटर एक स्लॉट बना रखा है। उस पर वहाँ आएँ, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद फिर वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल अगर हैं तो उनको वैक्सीनेट किया जाता है। पब्लिक बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कल हमारे यहाँ ऑलमोस्ट
93-94 वैक्सीनेशन हुए। आज 73-74 आज भी हुए हैं वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज आपका लगने के बाद 21 डेज़ के बाद सेकेंड डोज आपको लगना है इसका। स्पुतनिक वैक्सीन का दावा है कि 90% या उससे भी 1% आगे वो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने तेजी से वैक्सीनेशन अभियान आरंभ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टीकाकरण को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान की एक तस्वीर शेयर की है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल ये तस्वीर टीका वाली नाव की है, जिसे बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में शुरू किया गया है। इसके ज़रिए ज़िले के बाढ़ के सबसे प्रभावित क्षेत्र जो हैं वहाँ के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। ये आइडिया मुजफ्फरपुर ज़िले के डीएम प्रणव कुमार का था। उन्हीं की सलाह पर स्वास्थ्य विभाग के अमले ने टीका वाली नाव तैयार की है। टीकाकरण के लिए बिहार में इस तरह का ये पहला और अनोखा प्रयास किया गया है, जो तमाम उन राज्यों में किया जा सकता है जहां मानसून के चलते बाढ़ की आशंका बनी रहती है और इसकी वजह से लोगों तक ज़रूरी मदद और ज़रूरी सेवाएं नहीं पहुंच पाती। बधाई आपको डीएम साहब। ग्वालियर में आज भी सिंधिया घराने की शान और शौकत की निशानियां मौजूद हैं। फिर चाहे ग्वालियर का किला हो या फिर शाही म्यूजियम, यहां घूमने आने वाले इन्हें देखकर आज भी हैरान रह जाते हैं। इन्हीं निशानियों में से एक है सिंधिया रियासत के महाराज की वो खिलौने। कल्पना कीजिए आप, सिंधिया रियासत के महाराज के वो खिलौने जो आज भी देखने वाले का मन ललचा देते हैं। ये है महाराज के खिलौने। कार भी है, बस भी है, ट्रेन और हवाई जहाज भी हैं, मैदान जंग के सिपाही भी हैं। बात 19वीं शताब्दी की है, जब देश में हाथ से बने लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों से बच्चे खेला करते थे। लेकिन ये खिलौने उन खिलौनों से जरा हटकर हैं, क्योंकि ये एक महाराज के खिलौने हैं। ये खिलौने कभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा जीवाजी राव के लिए उनके पिता यानी सिंधिया राजवंश के महाराज माधवराव प्रथम ने विदेश से मंगाए थे। इन बेशकीमती खिलौनों से जीवाजी राव सिंधिया और उनकी बहन कमला राजे सिंधिया बचपन में खेला करती थीं। ग्वालियर नगर निगम के म्यूजियम में रखे इन खिलौनों में रेलगाड़ी, विंटेज कारें, 2 सीटर हवाई जहाज, पानी का जहाज, तोपें, बस और सिपाही भी शामिल हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान बरबस ही खींच लेते हैं। एक्चुअल में ये सिंधिया डायनेस्टी के खिलौने हैं, जो महाराज थे हमारे यहाँ पे, जो माधवराव फर्स्ट के टाइम के यहाँ खिलौने। यहाँ आप देख सकते हैं कार, यहाँ फोर्ड की कार आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ मॉडल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये उस समय के खिलौने जब नए आधुनिकीकरण हो रहा था, क्योंकि महाराज का कनेक्शन, मतलब चूँकि सिंधिया महाराज थे और उनका ब्रिटिश आना जाना चलता था, लंदन उनका आना जाना रहता था वहाँ पे, तो ये खिलौने मूलतः वहाँ से लेकर आए गए थे। और जो बच्चे थे उस समय जीवाजी जी छोटे थे, तो उनके खेलने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते थे। 19वीं शताब्दी में जब देश में आधुनिकीकरण की शुरुआत हो रही थी, मोटर कार, हवाई जहाज, पानी के जहाज और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों को देखना किसी अचंभे से कम नहीं था। उस दौर में बने हूबहू शक्ल के ये विदेशी खिलौने भी किसी अचंभे से कम नहीं थे। उस दौर के इन राजशाही खिलौनों को देखकर एक महाराज के महल का वैभव, राजशाही परिवार की परवरिश और 19वीं सदी के विकास की कहानी महसूस की जा सकती है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। खिलौने भी कितनी दिलकश चीज़ हैं, और इस खबर को देखकर मैं सोच रहा था कि क्लोजिंग के लिए कोई बढ़िया शेर मिले। मोबाइल महोदय में ढूंढा, पेश आपके लिए कर रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत ये शेर है। काश लौटें मेरे पापा भी खिलौने लेकर, काश लौटें मेरे पापा भी खिलौने लेकर, काश फिर से मेरे हाथों में ख़जाना आए। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर इसी फोरम पर मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।